नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग। ब्रह्मास्त्र का आगाज हो गया है कल ही और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर COA। 20 लेक्चर्स एग्जैक्टली लगेंगे और ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। हर एक लेक्चर अराउंड 1.5 आवर्स या उसके आसपास का होगा और हर एक लेक्चर में आपको मिलेगी टॉप नॉच लर्निंग। तो इस सेशन को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा और इस पूरी सीरीज को देखिएगा ताकि आपने अगर COA नहीं पढ़ा है तो भी आपका कवर हो जाए, पढ़ लिया है तो रिवीजन हो जाए और अगर 2 बार पढ़ लिया है तो तीसरी बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपको इस कोर्स में कोई भी ऐसी चीज ना मिले जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो पाए। गेट की एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज ना बचे जिससे आपको गेट में मार्क्स नहीं आ पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला सेशन जिसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और CPU रजिस्टर्स के बारे में। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है। मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, गेट कंप्यूटर साइंस की रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। आप लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो करिए। इस चैनल पे वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में ढेर सारा कंटेंट है। आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट की लंबी लंबी प्लेलिस्ट जो कि पूरी हैं, वो क्रैश कोर्सेस चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए आपकी गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके करियर मेकिंग से रिलेटेड, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी सेशन चाहिए। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है अगर आपको कोई भी, चाहे वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, प्रेशर ऑफ एग्जाम या फिर पीयर प्रेशर हो, उसकी वजह से, किसी भी वजह से जो परेशानी किसी भी एग्जाम एस्पिरेंट को आती है, उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जस्ट सर्च करिए, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, एवरीथिंग, इस तरीके के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। कुछ अलग टाइप का कंटेंट हमने और प्रेजेंट किया है आपके सामने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम इंटरैक्टिव मैनर में आप लोगों को पढ़ाते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अपना फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा गेट CSIT कैटेगरी में, और ये फ्री अकाउंट जो है आप इस लिंक के थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे। बस आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू गेट CSIT कैटेगरी में अकाउंट बना के और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है। मेरा नाम फॉलो कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल। उससे मेरे बाकी के सारे एक्सेस हो जाएंगे लेक्चर्स। एक स्पेसिफिक मेंशन करूंगा यहां पे, अगर मेरी प्रोफाइल में आप जाते हैं और वहां पे रैपिड फायर सेशन आप ढूंढेंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस में रैपिड फायर्स मिलेंगे। स्पेशल क्लासेस वो हैं जो फ्री हैं। ये रैपिड फायर्स बहुत बहुत गजब है दोस्तों, एक बार देखिएगा जरूर। आपको ना थियरी पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में, थियरिटिकल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये रैपिड फायर सबसे बेहतरीन चीज है कि आपको उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। आप लोगों ने अगर गेट 23 को अपना प्राइम टारगेट बनाया है, या गेट 24 या गेट 25, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है अवेयरनेस। आपको हर चीज का पता होना चाहिए, हर चीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कब क्या करेंगे, आप किस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, कितना रिवीजन लगेगा, किस चीज को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीजें छोड़ने की होती है, क्या क्या चीजें करने की होती है। ये पूरी अवेयरनेस जो है वो बहुत रेयरली आती है जब तक कि स्टूडेंट उस प्रिपरेशन में खुद से नहीं चले जाता। अगर आप इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगता है, और उसकी वजह से आपका जो टाइम इस अवेयरनेस को बढ़ाने में लगता है वो वेस्ट चले जाता है, उसमें आपकी एक्चुअल लर्निंग हो नहीं पाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस अवेयरनेस को लेके हम आपकी हेल्प करें तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए, आइकॉनिक ज्वाइन करिए, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको कब क्या पढ़ना है। कंटेंट ऑर्गेनाइज करके हम देंगे ताकि आपका काम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करने का हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लाके देंगे ताकि आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करने का हो। हम आपको रिवीजन सेशन, प्रैक्टिस सेशन देंगे ताकि आपका काम सिर्फ उन्हें यूज करने का हो। आपको अलग से ना तो सोचने की जरूरत पड़ेगी और ना ही खुद से एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी कि ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। ये सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वो भी विद
टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री, जिसमें आपको इतने सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अपने साथ रह के और टॉप रैंकर्स निकाले हैं। प्लस आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शंस में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 55 प्लस सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ अलग से ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, जिसमें कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग, प्रिंटेड नोट्स, वन ऑन वन मेंटरशिप, स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्रोग्राम, जो कि एक मेंटर एक कोच आपको बना के देंगे आपके पर्सनल बेसिस पे, पर्सनलाइज्ड बेसिस पे, कस्टमाइज्ड बेसिस पे, क्योंकि हर किसी का डेली रूटीन, हर किसी की स्टडी प्लान, हर किसी का कोर्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो आप ले सकते हैं वेरियस ड्यूरेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शंस हैं। जो भी ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और ये कोड लगा लो। इस कोड को लगाने से इन जनरल तो मिलता है 10% का डिस्काउंट, बट 30th ऑफ सितंबर विच इज टुडे, आज मिडनाइट तक आपके पास 20% का डिस्काउंट का ऑफर है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसके लिए। एक और चीज, अगर आप लोगों को यह पता है कि YouTube पे हमने ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है, तो अनअकैडमी प्लस पे भी ब्रह्मास्त्र आने वाला है और उसमें आपको यह सब एक्स्ट्रा मिलेगा। इतना सब कुछ आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस यहां भी मिलेंगी, कोर्स कंप्लीशन यहां भी होगा, क्रैश कोर्सेस, बट इसके अलावा वहां डाउट सॉल्विंग मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे अलग लेवल के। आप समझ सकते हो, अगर रेड्डी सर आके आपको क्वेश्चन कराएंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लास्ट ईयर का एग्जांपल अगर मैं लूं तो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन आया था इंडेक्स से रिलेटेड, की एक बाइनरी सर्च ट्री को आपने एरे में स्टोर कराया है, तो उसका एक पर्टिकुलर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। इस इंडेक्सिंग और किसी बाइनरी सर्च ट्री को एरे में स्टोर करने से रिलेटेड सर ने करीबन 10 से 12 क्वेश्चन क्लासरूम में कराए थे, और बच्चों से जिन्होंने भी वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा वो उनको इमीडिएटली बन गया होगा क्विकली। तो ये प्रैक्टिस ही है आपकी। जो अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे गेट में भी उसको आराम से मैप कर पाएंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, और आराम से वो क्वेश्चन बना भी लेंगे। ब्रह्मास्त्र प्लस बैच के साथ में एक और नई चीज हमने स्टार्ट की है, वो है 4 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। आप देख सकते हो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन हम लेके आए हैं, विच इज ऑल्सो नॉट सो हाई कॉस्ट। तो अगर आप ब्रह्मास्त्र प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं CSIT के लिए, और कोड लगा लीजिएगा ये, ताकि आपको डिस्काउंट के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने के पहले, क्लास के पढ़ाने के पहले, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दूं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 20 जी हां दोस्तों, 20 लेक्चर्स में मैं पूरा COA फिनिश करूंगा। तो देखो, एक सबसे अच्छी बात जो मैं अपने साथ रखता हूं वो ये है कि मैं अपने आप के काम के लिए थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करता हूं, प्री प्लानिंग करना पसंद करता हूं। तो जो दोस्त मेरे साथ यहां पे जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि सर आप COA पूरा क्रैश कोर्स के साथ फिनिश भी करो, हमें समझ में भी आए और उसका प्लान भी हमें बता दो, तो ये रहा दोस्तों पूरा प्लान। जी हां, मैंने एक आराम से बैठ के और पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा ये प्रिपरेशन किया है कि 20 लेक्चर्स में मैं पूरा COA फिनिश करूंगा। ये 20 लेक्चर्स अराउंड 30 to 35 आवर्स के आसपास कुछ होंगे, 30 से 35 घंटे, बट उसमें हम उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है या होती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आए हैं या अब आते ही नहीं है, कंट्रोल यूनिट जैसे हमारा CPU का हुआ, तो हम उन्हें थोड़ा सा कम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की, या थोड़ा कम उस पे ध्यान देंगे। तो पहला आज का सेशन है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड CPU रजिस्टर्स। उसके बाद में हमारे पास इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन देखेंगे और एड्रेसिंग मोड स्टार्ट करेंगे, फिर एड्रेसिंग मोड के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आते हैं, और एड्रेसिंग मोड को और डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट 5th लेक्चर में CPU और डेटा पाथ देखेंगे, फिर हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट, फिर एक लेसन रहेगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार अब एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर IO ऑर्गेनाइजेशन, IO मैप्ड और मेमोरी मैप्ड IO के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिर इंटरप्ट और DMA के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिर आएगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक्स मेमोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम देखेंगे कि रैम रोम क्या होता है,
मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, एड्रेसिंग कैसे काम करती है, वो सब। फिर अगले में हम देखेंगे रैम और मल्टी चिप सपोर्ट के बारे में, मतलब कि अगर एक ही रैम में मल्टीपल चिप्स आती हैं तो कैसे उनका सपोर्ट होगा। फिर स्टार्ट करेंगे कैश ऑर्गेनाइजेशन, यहां से लेके यहां तक के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। बट इनको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग के लेक्चर समझना जरूरी है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं इनको। कैश ऑर्गेनाइजेशन, कैश राइट, कैश मैपिंग। कैश मैपिंग में हमें 3 लेक्चर और लगेंगे टोटल। फिर कैश की डीपीपी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 1-2 मार्क का क्वेश्चन बराबरी से आता है गेट में पक्का। फिर डिस्क ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में देखेंगे। फिर 3 लेक्चर्स हमें पाइपलाइनिंग को देने पड़ेंगे, एक बार बेसिक पाइपलाइनिंग, फिर दूसरे दिन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, और तीसरे दिन हैजार्ड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस तरीके से दोस्तों 20 लेक्चर्स में हमारा पूरा सीओए जो है वो फिनिश हो जाएगा। और ये मेरा मानना है कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप सब लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां वहां आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाएगी। एक और बात करना चाहता हूं दोस्तों, आज का लेक्चर तो बहुत बेसिक है, तो आज तो नहीं मिलेगा, बट हां हम कम से कम 15 असाइनमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं। मैं पर्सनली कर रहा हूं वर्क, तो आपको कम से कम 15 असाइनमेंट्स मिलेंगे, और ये 15 असाइनमेंट्स जो हैं इनका डिस्कशन भी करूंगा मैं। तो अगर आप रियल में सिंसियर हैं, जी हां रियल में अगर सिंसियर हैं, तो ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ में, लेक्चर के साथ में, अगले दिन के जब भी लेक्चर शुरू होगा उसके पहले। जी हां, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट के साथ में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस और ग्रिप बन जाएगी कोर्स के ऊपर। तो 15 असाइनमेंट लगभग मिलेंगे 20 लेक्चर्स के बीच में आपको, और ये 15 असाइनमेंट जो हैं इनका डिस्कशन भी मैं करूंगा अगर मुझे लगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। ये जो सेशन आप मेरा अभी देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आज ही मैंने सुबह सुबह ये रिकॉर्ड किया है। करंटली द टाइमिंग इज 9:30 AM इन द मॉर्निंग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको क्योंकि मुझे इवनिंग में कमिटमेंट था, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का पहला ही सेशन जो है या तो लेट हो जाए, डिले हो जाए, या फिर पोस्टपोन हो जाए। तो आज का जो सेशन है सिर्फ वही आपका रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड जो भी आपकी सेशन रहेंगी वो आपके लाइव ही रहेंगे। तो लाइव इंटरैक्टिव सेशन रहेंगे, आप लोग लाइव आएंगे, मेरे साथ बातें करेंगे, कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। बट अभी भी डोंट वरी अबाउट इट, अगर मैं कहीं कमिटमेंट में फंसा हुआ हूं तो भी आपके लाइव कमेंट्स देख पा रहा हूं। डोंट वरी अबाउट इट, कीप टॉकिंग इन द सेशन, ताकि आप लोगों को लर्निंग मिले। जितने लोग सीरियस हैं और सिंसियर हैं सिर्फ सिंसियर ही बातें करें, और ध्यान रखें इस चीज का कि अब बहुत बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें हमारे इस कोर्स में है, एक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए आर्किटेक्चर जो है एक बेसिक फंडामेंटल डिजाइन होता है जिसको हम ऑन पेपर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसका हो जाता है इंप्लीमेंटेशन। सर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, अरे हमने समझाया भी नहीं। सुनो, कोई एक घर मुझे बनाना है ना, मैंने आपको दिया कि ये प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया मैंने दे दिया लेट्स से 60x40 का, 60 फीट बाय 40 फीट का एक एरिया है। अब आपको घर बनाना है, मैंने प्लॉट दिया, आपने क्या किया, पहले एक नक्शा बनाया और बोला कि सर यहां से आपकी एंट्रेंस होगी, यहां पे पार्किंग स्पेस दे देंगे, इसके पीछे लिविंग रूम हो जाएगा, यहां पे एक बेडरूम निकल जाएगा, यहां पे डाइनिंग और किचन हो जाएंगे, यहां पे एक और बेडरूम हो जाएगा, और ये ओपन स्पेस बन जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, रूम्स अलग अलग डिवाइड कर दिए, और रूम्स की जगह बता दी कि इतनी 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 जगह रहेगी, इतनी स्पेस रहेगी, इतनी साइज की रहेगी, और हर एक रूम का क्या यूटिलिटी है। ये रूम लिविंग के लिए, ये डाइनिंग के लिए, ये किचन के लिए, ये बेडरूम के लिए, ये बेडरूम के लिए, या बेडरूम के लिए, ये ओपन स्पेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा बनाने का मतलब है कि आपने पहले एक नक्शा बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया कि घर कैसा बनेगा।
जब घर बनने जाएगा तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सीमेंट किस टाइप की है ना, यहाँ पे जो टाइल्स लगेंगी वो किस टाइप की, क्या बेडरूम में फ्लोरिंग जो करोगे आप वो टाइल्स लगाओगे या फिर वुडन फ्लोरिंग कराओगे, ऊपर पीओपी किस टाइप का लगाओगे, इंटीरियर क्या लगाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी डिटेल इंप्लीमेंटेशन में आती हैं। तो वो इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा हाउस का ऑर्गेनाइजेशन। आर्किटेक्चर क्या था? सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? उसका इंप्लीमेंट करना। तो यहां पे भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है कि जब कोई नया कंप्यूटर, नए टाइप का, नए डिजाइन का, नई स्टाइलिंग का कोई कंप्यूटर बनाना चाहता है एक साइंटिस्ट, तो सबसे पहले उसे नया आर्किटेक्चर देना पड़ता है। अब ये नया आर्किटेक्चर अगर उन्होंने बनाया है तो आर्किटेक्चर में होता क्या है? होता यह है कि कौन कौन से सिस्टम लगेंगे। हमें क्या सीपीयू लगेगा, हमें क्या मेन मेमोरी रैम लगेगी, क्या हमें आईओ डिवाइसेस लगेंगे, कौन कौन सी टाइप के आईओ डिवाइसेस होंगे, वो सबका खाली एक ब्लूप्रिंट बनाना। अच्छा, सीपीयू लगेगा, इसका काम ये रहेगा। मेन मेमोरी रैम रहेगी, इसका काम ये रहेगा। जो जो काम एक एक पर्टिकुलर डिवाइस करेगी उसका आप बस लिख लो। फिर आईओ डिवाइसेस क्या क्या काम करेगी, प्रिंटर का काम क्या होगा, हार्ड डिस्क का काम क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा लिख दिया। ये सब हुआ आर्किटेक्चर में। बट आर्किटेक्चर में ना एक चीज और डिटेल में दी जाती है, और वो डिटेल में दी जाती है सीपीयू की पूरी डिजाइन। सर क्या होता है सीपीयू का डिजाइन? सीपीयू का डिजाइन होता है कि इंटरनली सीपीयू जो है उसका पूरा ऑन पेपर डिजाइन। अगर बाय चांस आपने ये कोर्स पहले पढ़ा है तो आपको डेटा पाथ याद होगा, वो होता है सीपीयू का डिजाइन। नहीं पढ़ा है और कहीं बाय चांस माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो माइक्रो प्रोसेसर में आपने ना सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा। माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम नाम की चीज होती है। अब ये ब्लॉक डायग्राम होता क्या है? कुछ नहीं, एक ऑन पेपर बनाया जाता है कि यहाँ पे एएलयू लगा होगा, इससे ये कनेक्टेड रहेगा, इससे ये कनेक्टेड रहेगा, यहाँ रजिस्टर्स रहेंगे, यहाँ इस टाइप का ये सिस्टम रहेगा। तो सीपीयू को ऑन पेपर एक उसका पूरा डिजाइनिंग बनाना कि सीपीयू में एएलयू है, सीपीयू में ये रजिस्टर्स हैं, सीपीयू में ये बसेस हैं, सीपीयू में ये है, मल्टीप्लेक्सर है, सीपीयू में ये है, वो है, सब कुछ ये ऑन पेपर पूरा सीपीयू का डिटेल डिजाइन बनाना इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्किटेक्चर। बट अगर आपने सीपीयू का डिजाइन बनाया और बाई चांस कोई माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स आपने पहले पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स था आपके कोर्स में, आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में, तो माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में ना हम सीपीयू के डिजाइन के साथ में ना पढ़ते हैं कि इस प्रोसेसर पे किस टाइप के इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होते हैं। तो वो भी आपको आर्किटेक्चर में देना होता है। तो मैं लिख के लाया हूं, बेसिकली सीपीयू का डिजाइन इंक्लूड होता है, डिटेल्ड सीपीयू डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन वाला नहीं बॉस। आपको हार्डवेयर पे नहीं बनाना है, पेन पेपर पे ही बनाना है ना। इंस्ट्रक्शन कौन कौन से सपोर्ट होंगे वो, फिर एड्रेसिंग मोड कौन कौन से सपोर्ट होंगे वो, और डेटा फॉर्मेट। अब ये दोनों की डेफिनेशन मैं अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि जब काम आएगी तब बता दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा। होता है कुछ, बस याद रख लो अभी, फिर बाद में हम इसको मैप करेंगे। डेटा फॉर्मेट क्या होता है? डेटा फॉर्मेट का मतलब होता है कि ये जो महाराज हमारे सीपीयू हमने बनाए हैं, ये महाराज जी जो हैं वो भोजन में क्या लेंगे। अरे भोजन में मतलब कि वो इनपुट में क्या टाइप का फॉर्मेट लेंगे डेटा का। अच्छा सर ये समझ में नहीं आया। अरे सिंपल सी बात है, आपसे मम्मी पूछती है आज क्या खाएगा, रोटी पराठा या पूड़ी, तो आप बोलोगे मम्मी आज रोटी बनाएंगे। आपने बोला कि हम तो रोटी बनाने के लिए रेडी हैं और आपकी मम्मी ने आपको पराठे दे दिए, मम्मी मेरे को पराठे नहीं खाना, मैं आज नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट करोगे वही पाओगे। यहां पे भी वैसा ही होता है। जब सीपीयू का डिजाइन फिक्स हो जाता है तो सीपीयू का डिजाइन जब बनाया जाता है तब आर्किटेक्ट जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस सीपीयू को अगर मैंने नंबर दिया कोई भी इंटीजर टाइप का, तो उस इंटीजर टाइप के नंबर को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करके भेजेंगे। क्यों सर बाइनरी में क्यों? क्योंकि यार कंप्यूटर तो बाइनरी ही समझता है ना, कंप्यूटर तो बाइनरी ही समझता है। यस, तो अगर बाइनरी समझता है तो कोई भी नंबर, कोई भी इनपुट, कोई भी टाइप की वैल्यू आप भेजोगे, कोई डेटा भेजोगे सीपीयू तक प्रोसेसिंग के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, कुछ भी करने के लिए,
तो सीपीयू तक वो वैल्यू बाइनरी में जाएगी। पर अगर आपने डिजिटल लॉजिक कोर्स पढ़ा हो कहीं बाय चांस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या इसी गेट प्रिपरेशन की जर्नी में, तो आपने सुना होगा कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, है ना। साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इन तीनों में से कौन से फॉर्मेट में आपका सीपीयू इनपुट एक्सेप्ट करेगा, वो यहां डिसाइड करना पड़ेगा। बट सर इतना जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने आर्किटेक्चर बनाया है तो आपने एडिशन करने वाली जो हार्डवेयर बनाई होगी वो उसी तरीके से बनाई होगी जिस तरीके से आपका डेटा का फॉर्मेट है। क्योंकि दोस्तों टूस कॉम्प्लीमेंट के दो नंबर को ऐड कराने की मेथड अलग होगी, वंस कॉम्प्लीमेंट के दो नंबर को ऐड कराने की मेथड अलग होगी, और साइंड मैग्नीट्यूड वाले दो नंबर को ऐड कराने की मेथड अलग होगी। तो एडर किस टाइप का है, सब्ट्रैक्टर किस टाइप का है, सबको एक जैसे टाइप का बनाना पड़ेगा ताकि सीपीयू में कोई प्रॉब्लम ना आए, सीपीयू में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए तो डेटा फॉर्मेट क्या डिसाइड करता है? डेटा फॉर्मेट ये डिसाइड करता है कि जब सीपीयू के पास कोई इनपुट आएगा तो वो किस टाइप का आएगा, उसका टाइप क्या होगा, उसका अलग अलग डेटा का टाइप क्या होगा, उसके बेसिस पे डेटा फॉर्मेट डिसाइड हो जाते हैं आर्किटेक्चर टाइम पे, और फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे एक्चुअल में हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट में आता है जो यहां डेफिनेशन लिखी है कि डील्स विद फिजिकल डिवाइसेस। डील्स विद फिजिकल डिवाइसेस मतलब आपने बोल तो दिया कि भाई साहब ये है सीपीयू, जे लो पेपर बना डालो, तो अब उस सीपीयू को एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना हार्डवेयर पे, कि नहीं हवा में काम कर लेगा, ये है ऑन पेपर हमने बना दिया, ये लो सीपीयू बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये सीपीयू प्रोसेसिंग थोड़ी कर पाएगा जब तक कि एक्चुअल में वो सीपीयू हमने हार्डवेयर पे नहीं बनाया। तो उसको हार्डवेयर पे बनाने के लिए फिजिकल डिवाइस चाहिए ना। तो जब सीपीयू का डिजाइन आपने आर्किटेक्चर में दिया तो उसका इंप्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सीपीयू बनाओ मतलब आपने बोला है कि यहां एएलयू लगेगा तो उस एएलयू को बनाओ हार्डवेयर के थ्रू। आपने बोला कि ये एएलयू इस तरीके से कनेक्टेड है तो तार लगाओ यहां से वहां तक। तार मतलब इंटरनल वायरिंग होती है छोटी छोटी बहुत बारीक सी, जहां से डेटा ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डील करता है फिजिकल डिवाइसेस से, किस टाइप की डिवाइस होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगा। मेन मेमोरी हमने बनाई, या मेन मेमोरी किसके बेसिस पे बनाओगे, सेमीकंडक्टर बेस्ड है क्या है, इसके अंदर स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे, क्या लगाओगे ताकि स्टोरेज हो पाए। तो अलग अलग टेक्निक की, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी अलग अलग रैम होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है कि किस टाइप की रैम या मेन मेमोरी लगेगी, है ना। फिर इनके इंटरकनेक्शन मतलब ये आपस में बात कैसे करेंगे, ये आपस में बात कैसे करेंगे। ये है सीपीयू। सीपीयू देवता बोलेंगे इस रैम महारानी से कि महारानी तुम हमको रीड करके दो कंटेंट। अब महारानी मुंह फेर लेनी, मैं नहीं दे रही, तो फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं होगा। तो सीपीयू इससे इंटरैक्ट कैसे करेगा, रीड इसमें कैसे करेगा, राइट कैसे करेगा, राइट। सिमिलरली सीपीयू जो है आईओ डिवाइसेस से कैसे कनेक्टेड रहेगा। अगर आईओ डिवाइसेस को मेमोरी से कनेक्ट करना है तो क्या ये पॉसिबल है। ये सब डिसीजन कहां पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में होता है। बट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये परफॉर्मेंस। अगर हम इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। किसका, हमारे स्टूडेंट्स का नहीं, कंप्यूटर सिस्टम का। अभी स्टूडेंट जो है उनकी बात दूर की बात है, अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि अगर हमने इंप्लीमेंटेशन किया, फिजिकल डिवाइस बनाई या फिर उनके इंटरकनेक्शंस बनाए, तो ये कैसे हम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएंगे। अब सर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, टाइम कम लगना चाहिए, ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलनी चाहिए रैम के अंदर, ऑफ कोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ऑफ कोर्स सब कुछ जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है वो। तो अल्टीमेटली अगर रैम या मेन मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए, तो कैसे इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, कैश मेमोरी लगा दो, ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। फिर आईओ डिवाइसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरप्ट और डीएमए मोड लगा दो। ये अभी मैं आपको ना ये इसलिए बता रहा हूं, ये लगा दो वो लगा दो, क्योंकि ये सब आएगा, पढ़ेंगे हम एक एक करके। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है नया नया लगे,
बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कोर्स और कोई भी मूवी स्टार्ट करने में शुरुआत के थोड़े लेक्चर्स या थोड़े जो मिनट्स होते हैं उसमें तो चीजें समझने में लगती है ना, प्लॉट क्या है, जैसे जैसे प्लॉट समझ में आता है तो स्टोरी भी समझ में आने लगती है, फिर अल्टीमेटली सारे सस्पेंस आखिरी में खुल जाते हैं थ्रिलर मूवी के। तो वैसे ही ये कोर्स में भी है, शुरुआत में सब नया नया लगता है, धीरे धीरे करके क्लियर होने लगेंगी चीजें और पिक्चर। ठीक है, तो मेमोरी ऑर्गेनाइज करने का मतलब मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, आईओ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आईओ डिवाइसेस कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं ताकि वो सीपीयू और बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट होके और सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। और लास्ट में है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें हम पाइपलाइनिंग देखेंगे। तो बस यही इसी के अराउंड आपका जो है पूरा सिलेबस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि कुछ बेसिक चीजें हमें जानना जरूरी है कंप्यूटर के बारे में। तो पहली चीज है हमारे पास यहां पे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में जो कि प्राइमरी कंपोनेंट गिने जाते हैं। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको सिस्टम का ब्रेन, माइंड, किडनी, लिवर सब कुछ बोलते हैं। यही छह, सब कुछ यही है। इसमें दो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। मेन यूनिट जिनको हम कहते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करता है सिस्टम को। आप समझ सकते हैं आपके घर में जो आपकी दादी या मम्मी जो है वो कंट्रोल यूनिट होती है, घर की लेडी जो पूरा घर कंट्रोल करती है, सबको बताती है तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। फिर होता है एक आलू, आलू मतलब एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम आता है। ये है घर का हस्बैंड, काम करता है बिना टेंशन के। कंट्रोल यूनिट उन्हें कंट्रोल करती है, बताती है, बंदा हस्बैंड जो है वो काम कर लेता है, खत्म। मेमोरी सिस्टम यूज होता है ताकि स्टोरेज मिल पाए। कुछ स्टोरेज परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं। बट दो कैटेगरी में मेमोरी भी डिवाइड की जाती है। पहला है प्राइमरी या मेन मेमोरी। इस प्राइमरी और मेन मेमोरी में हमारे पास आते हैं रैम, रोम, कैश। और फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम हमारे फाइल्स और डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD होती है आजकल, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, है ना। फिर आती है आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस में आपकी दूसरी डिवाइसेस आती हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो। यूजर को इनपुट देना है सिस्टम पे या फिर सिस्टम से आउटपुट लेना है तो आईओ डिवाइसेस यूज होती हैं। लाइक स्क्रीन हुआ, लाइक स्पीकर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, माइक्रोफोन हुआ, कैमरा हुआ, जॉयस्टिक हुआ, स्कैनर हुआ, ये सब आईओ डिवाइसेस के अंदर आते हैं। जितनी भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो सीपीयू में रैम, रोम, हार्ड डिस्क के अलावा और सीपीयू के अलावा है, वो सारी की सारी आईओ डिवाइसेस हम कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर यूज करते वक्त, परचेस करते वक्त या फिर मे भी स्टडीज में ये पढ़ा तो डेफिनेटली होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आपने पढ़ा होगा, है ना, उम्मीद ही कर सकता हूं। बाकी तो आप ही जानते हो कि इंजीनियरिंग के कोर्सेस कैसे पास होते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे अदर सिस्टम्स कंपोनेंट के बारे में। इन दो कंपोनेंट के अलावा या इन तीन कंपोनेंट के अलावा दो ऐसे और कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना है। पहला है सिस्टम बसेस और दूसरा है सीपीयू रजिस्टर्स। अब ये कंपोनेंट हैं क्या और करते क्या हैं, एक एक करके देखेंगे। सिस्टम बस होता क्या है? सिस्टम बस होता है कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन कंपोनेंट्स। अब ये डेफिनेशन अगर हमको समझ में आ जाती तो फिर लेक्चर्स का क्या फर्क पड़ता, है ना। अगर पढ़ पढ़ के आप लोगों को सब समझ में आ जाता तो हम जैसों को जॉब कौन देता, नहीं आता ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो क्या है, आपने बोला सर तीन टाइप के बेसिक कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के अंदर, प्राइम कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। एक है मेमोरी, एक है सीपीयू और एक है आईओ डिवाइसेस। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ये तीनों कनेक्टेड हैं या तीनों लगे हुए हैं सिस्टम में तो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करनी पड़ेंगे इनको। हाँ, क्यों क्यों कनेक्ट करना है इनको? लगे रहने दो अलग अलग, सीपीयू अलग, मेमोरी अलग, आईओ डिवाइस अलग। यार अगर कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आपस में बातें कैसे करेंगे? बातें नहीं करेंगे तो सिस्टम काम कैसे करेगा? यार सीपीयू अकेला अकेला रह जाएगा, इसको प्रोग्राम कहां से मिलेंगे अगर आपका कीबोर्ड नहीं हुआ तो? इसको इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेंगे अगर मेमोरी नहीं हुई तो? वहीं से तो आप प्रोग्राम स्टोर करते हो और इस सीपीयू तक भेजते हो, आईओ डिवाइस से टाइप करके मेमोरी में कॉपी करते हो। तो ये आप
सीपीयू तक प्रोग्राम भेज ही नहीं पाओगे। अगर भेजना है तो कनेक्शन तो चाहिए। अब कनेक्शन का मतलब क्या है? कनेक्शन मतलब कैसे कम्युनिकेट कराना है दोनों को। कम्युनिकेशन के लिए हम ऐसे लाइन लगा देते हैं। अब एक लाइन अगर लगाई मेमोरी और सीपीयू के बीच में, तो ये एक सिंगल लाइन 1 बिट का डेटा लेके जा सकती है। 1 बिट का, वन सिंगल वायर, वन सिंगल लाइन कैन कैरी 1 बिट एट ए टाइम। एक बार में एक लाइन 1 बिट ले जा सकती है, अगली बिट के लिए अगला बार, अगली बिट के लिए अगली बार। पर हमने सोचा कि नहीं, एक लाइन में काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा बिट एक साथ भेजनी पड़ेगी। हम हो सकता है 8 बिट का डेटा या 16 बिट का डेटा या 32 बिट का डेटा एक साथ भेजे। तो अगर ऐसा है कि इतना डेटा एक साथ भेजना है तो उतनी लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ जी, लाइन लगा दो। तो ऐसे लाइन का कलेक्शन बनाया जाता है और सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। सीपीयू और मेमोरी या सीपीयू को आईओ, आईओ मेमोरी, इन सबको कनेक्शन के लिए ऐसी कम्युनिकेशन की लाइन होती है जो कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, ताकि क्या हो, सीपीयू इसको या इसको, इससे इसको अगर डेटा ट्रांसफर करना है, कंटेंट ट्रांसफर करना है, तो इन लाइंस के थ्रू किया जा सके। अब एक लाइन को बोलते हैं कम्युनिकेशन लाइन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन लाइन। जब मैं पूछता हूं ना क्या बोलते हैं, तो ये टाइप कर दिया करो या जोर से चिल्ला दिया करो, सर कम्युनिकेशन लाइन, ऐसे इतना जोर से, ताकि ना आपको वो याद रहे। जब आप खुद से बोलते हो ना, याद रहता है। वरना अभी तक जो मैंने 20-25 मिनट पढ़ाए हैं, उतनी देर में तो 3-4 लोग सिंगापुर मलेशिया पक्का घूम के आ गए होंगे। पक्का। आप नहीं बोलोगे, खाली सुनते रहोगे, तो आधे तो सो जाएंगे और बाकी के आधे इधर उधर घूम के आ जाएंगे, और बाकी के आधे यहां लगे हुए हैं कुछ तो भी फालतू की बातें करने में। कुछ तो भी, कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ाने से, ना पढ़ाने से मतलब ही नहीं है। उनकी जिंदगी में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उनको दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। लाओ लाओ, आपका इंटरेस्ट अपनी खुद की जिंदगी में लाओ। पैसा दूसरा नहीं देगा। कोई दूसरों की बिचिंग करने से या उसकी लाइफ में इंटरेस्ट रखने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेट करो अपनी खुद की करियर पे। सुनो, लाइन, ये रही लाइंस, 4 लाइन है मैंने यहां बनाई है, तो इसका मतलब है 4 लाइन एक साथ 4 बिट को ले जा सकती है। एक लाइन एक बिट को, 4 लाइन 4 बिट को। इसका कलेक्शन, जो 4 लाइन का कनेक्शन है, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं एक बस। तो सिस्टम में ऐसे बहुत सारी बसेस होती हैं जो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग कंपोनेंट से कनेक्ट करती हैं, ताकि डेटा ट्रांसफर या कंटेंट ट्रांसफर हो पाए। अब यहां पे एक चीज जो समझने लायक है वो ये है कि सिस्टम में ना ये बसेस के अलग अलग टाइप होते हैं। क्यों सर? क्योंकि हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि एक टाइप की बस एक ही टाइप का कंटेंट लेके जाए, दूसरे टाइप की बस दूसरे टाइप का ही कंटेंट लेके जाए। तो 3 टाइप की बसेस होती हैं जो 3 टाइप के कंटेंट को यहां से वहां लेके जाती हैं। पहली होती है एड्रेस बस, दूसरी डेटा बस, तीसरी कंट्रोल बस। सिंपल सी बात है, एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस लेके जाएगी, कंट्रोल बस सिर्फ कंट्रोल लेके जाएगी, और डेटा बस सिर्फ डेटा को लेके जाएगी। बट कहां से कहां? कौन लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? बसेस लेके जाएंगी। कहां लेके जाएंगी? इसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ये देखो, सीपीयू मेमोरी और आईओ से कनेक्टेड रहता है इन बसेस के थ्रू। ये तीनों बस है। एक बस के अंदर मल्टीपल लाइंस हो सकती है। ये जो बसेस मैंने यहां 3 बनाई हैं, तीनों में मल्टीपल लाइंस है। एड्रेस बस में मल्टीपल लाइंस है, 8 लाइन, 16 लाइन, 32 लाइंस ऐसे हो सकती हैं। डेटा बस में भी और कंट्रोल बस में भी। तो ये है हमारे पास एड्रेस बस, ये है डेटा बस, और ये है कंट्रोल बस। अब बहुत बारीकी से अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, सीपीयू जो है वो ही मेमोरी और आईओ डिवाइस तक इस एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेज सकता है। ये वन वे है। वन वे है मतलब इस एड्रेस बस को अगर यूज करना है तो सिर्फ सीपीयू यूज कर पाएगा। एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस मेमोरी तक भेजेगा या आईओ डिवाइस तक भेजेगा। उल्टा इस बस का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा। फिर डेटा बस का काम दोनों तरफ है। ये डेटा बस सीपीयू से डेटा को यहां भी ले जा सकता है, और यही डेटा बस मेमोरी या आईओ से डेटा को सीपीयू तक भी ला सकता है, क्योंकि डेटा का ट्रांसफर, आदान प्रदान जो है डेटा का, वो होता रहता है। तीसरी चीज है कंट्रोल बस। अब देखो, कंट्रोल बस मैंने वैसे तो बाई डायरेक्शनल बनाई है, बट बाई डायरेक्शनल एक्चुअल में है नहीं। इसकी एक एक इंडिविजुअल लाइन यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब कुछ लाइन आपकी सीपीयू जनरेट करेगा और इन डिवाइसेस के पास जाएगी, और कुछ लाइन डिवाइसेस से इधर की तरफ आएगी।
बाय चांस आपने अगर कभी मेमोरी में रीड राइट सिग्नल सुने हैं, तो रीड सिग्नल सीपीयू जनरेट करता है मेमोरी के लिए, राइट सिग्नल सीपीयू जनरेट करता है मेमोरी के लिए। आईओ के लिए अलग से रीड राइट होते हैं, तो सीपीयू आईओ रीड आईओ के लिए जनरेट करेगा, आईओ राइट आईओ के लिए जनरेट करेगा, तो वो सिग्नल उधर से इधर आएंगे। कुछ ऐसे सिग्नल भी होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं, हमारे मतलब सीपीयू के पास आते हैं। मैं उन सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कोई तुम्हारे पड़ोस में रह के और ये ऐसे ऐसे सिग्नल करते हैं, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तुम इंजीनियर्स हो, तुम्हारे पास ऐसे इनकमिंग सिग्नल की वैल्यू 0 होती है ना। तो सुनो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, कि सिग्नल जो है कुछ मेमोरी भी जनरेट कर सकती है सीपीयू के लिए, कंट्रोल टाइप के ही सिग्नल होते हैं, और कुछ आईओ डिवाइसेस भी जनरेट कर सकती हैं सीपीयू के लिए। आईओ डिवाइस सीपीयू के लिए जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, बहुत पॉपुलर सिग्नल है जिसका नाम है इंटरप्ट सिग्नल। तो ये सिग्नल कहां से जाता है, आईओ डिवाइस से सीपीयू की तरफ। तो हर एक सिग्नल की ना अलग 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 यूटिलिटी होती है, और पूरा सारा जितना भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं ये सब एक साथ मिलके और हमारा कंट्रोल बस बनाता है। बट क्या है, कुछ लाइंस इधर से इधर आ रही है, कुछ इधर से उधर जा रही हैं, इसलिए आप इन्हें कंट्रोल बस को भी क्या बोलते हो, बाई डायरेक्शनल बोल देते हो। बट एक्चुअल में हर लाइन बाई डायरेक्शनल नहीं है, वो यूनिडायरेक्शनल है, एक एक इंडिविजुअल लाइन। ठीक है, यहां पे सारी लाइन बाई डायरेक्शनल है, डेटा बस की सारी लाइन बाई डायरेक्शनल है एट ए टाइम। कुछ कभी डेटा या तो सीपीयू से मेमोरी पे जाएगा, या डेटा सीपीयू से आईओ पे जाएगा, या फिर डेटा आईओ से सीपीयू पे जाएगा, या डेटा मेमोरी से सीपीयू पे जाएगा, बट जाएगा एट ए टाइम। एक ही टाइप का डेटा एक जगह से दूसरी जगह एक टाइम पे। एड्रेस बस भी सिर्फ सीपीयू यूज कर सकता है, यूनिडायरेक्शनल ही है, प्योरली यूनिडायरेक्शनल है। इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि काम आएंगी आगे चल के। अब बात करते हैं मेमोरी एड्रेसिंग के बारे में। ये जो एड्रेस बस का मैंने जिक्र यहां पे किया है, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एड्रेसिंग मेमोरी की समझ नहीं आएगी तो फिर आगे की चीजें समझना मुश्किल है। ओहो, ये तो गजब हो गया सर, ये तो हर कोई टीचर बोलता है। ऑफ कोर्स ये तो मैं भी बोल रहा हूं कि जब तक तुम ये पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, गेट कैसे निकालोगे, गेट नहीं निकालोगे तो मास्टर्स में कैसे जाओगे, मास्टर्स में नहीं गए तो प्लेसमेंट कैसे ले पाओगे, और प्लेसमेंट नहीं लिए तो ढाई सारा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा कैसे छाप पाओगे। उम्मीद सबको है 30 लाख 40 लाख 50 लाख का पैकेज चाहिए सर, 25 लाख का पैकेज चाहिए, पर 25 लाख कमाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे सर, कोई आके बस दे दे। अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ना तो मेरे को भी बताना, मैं भी बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहता हूं, है ना। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बस बैठे रहो और कोई टेंशन नहीं हो, बस पैसा आता रहे, ऐसी कोई है तो मेरे को बता देना। चाहे स्टूडेंट लाइफ वापस से ज्वाइन करना है तो कर लूंगा मैं, बैठे बिठाए अगर मेरे को अच्छा 20-25 लाख का सालाना पैसा मिल जाता है ना, आई विल बी हैप्पी। अरे आप बोलोगे ठीक है सर 20-25 लाख में क्या होगा आपका एटसेट्रा, मेरा हो जाएगा, बिना मेहनत के अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं मिलता है तो मेहनत करो। सुनो, मेमोरी एड्रेसिंग होती क्या है, देखो मेन मेमोरी जो होती है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, अगर है तो बताओ मुझे कमेंट करके अभी कि आपकी सिस्टम में रैम का साइज क्या है, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रैम का साइज क्या है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 10 GB, 6 GB। देखो आपके पास रैम है ना, ये रैम मतलब मेन मेमोरी सिस्टम, इसको सीपीयू एक्सेस करता है, ठीक है, ताकि सीपीयू यहां से प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस उठा पाए, डेटा उठा पाए और उन्हें रन कर पाए। जो भी आप चलाते हो ना, जैसे आप अपना फोन ही चलाते हो, है ना, फोन है, इस फोन में मैंने कोई ऐप ओपन की, तो जैसे ही मैंने ऐप ओपन की तो वो ऐप ना रैम में आ जाती है। जो भी करंट प्रोग्राम होता है ना, रनिंग प्रोग्राम, वो ऐप रनिंग प्रोग्राम इसमें आ जाता है। अगर रनिंग प्रोग्राम रैम में आ जाता है तो उस रनिंग प्रोग्राम को सीपीयू ना एक एक इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन उठाता है। प्रोग्राम तो बड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो एक एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू अपने पास लेके जाता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलता है। बट उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सीपीयू ने अभी लेट से लिया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई डेटा चाहिए तो वो डेटा सीपीयू को रैम से ही मिलता है। डेटा जो वैल्यूज है, लाइक आपके प्रोग्राम में आपने लिखा, आपको 2 वेरिएबल का एडिशन का प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बनेंगे, वो इंस्ट्रक्शन रैम में रहेंगे, एक एक करके सीपीयू लेके जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। बट लेट्स से एक इंस्ट्रक्शन ऐसा आया जिसमें सीपीयू को चाहिए वैल्यू ऑफ ए और बी, तो वैल्यू ऑफ ए और बी कहां से मिलेगी, यहीं से रैम से मिलेगी। ऐसे ही बचे हुए जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे जो रनिंग में हैं वो सारे के सारे रैम में रहते हैं, जो सीपीयू रैम से एक एक इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन
उठा के एग्जीक्यूट करता है। अब बात यहां आती है कि सीपीयू रैम पे एक्सेस तो करेगा, बट सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट डेटा जो मेरे को चाहिए वो डेटा कहां पे रखा हुआ है। इसके लिए होता क्या है, रैम में ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सेल, पार्ट्स बोल दो आप, इनको बोलते हैं सेल, मेमोरी सेल। रैम में बनाए जाते हैं मेमोरी सेल, और हर एक सेल को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, स्टार्ट होता है 0 से। अगर लेट्स से n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n-1 तक का एड्रेस रहेगा या सेल नंबर रहेगा। जैसे आप लोगों के घरों के नंबर दिए जाते हैं कॉलोनी में। क्यों दिए जाते हैं आप लोगों के घरों को नंबर? क्यों अपार्टमेंट अगर बनाए जाते हैं तो हर एक अपार्टमेंट को या हर एक घर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ताकि उसे यूनिकली एक्सेस किया जा सके, है ना। वैसे ही ये जो मेमोरी है, इसमें ऐसे छोटे छोटे सेल बनाए जाते हैं और हर एक सेल को एक नंबर दिया जाता है। जैसे घर का नंबर हमारा एड्रेस बनता है, वैसे ये सेल का नंबर एड्रेस बनता है मेमोरी के लिए। दीज आर दी एड्रेसेस। अब ये मैंने एड्रेसेस जो यहां लिखे हैं बच्चा, वो लिखे तो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, बट होते बाइनरी में है। क्यों सर? अरे कितनी बार बताएंगे हम कि बाइनरी में ही तो होता है पूरे सिस्टम का काम। कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी में ही काम करता है, तो एड्रेसेस भी बाइनरी में ही होंगे। 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, लाइक दैट वे एड्रेसेस जितने चाहिए उनके हिसाब से एड्रेस हो जाते हैं, बिट्स लग जाती हैं। अब अगर ये एड्रेस है, सीपीयू को बाय चांस एक ऐसा डेटा चाहिए जो इस पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, तो सीपीयू को जनरेट करना पड़ेगा उसका एड्रेस और रैम तक भेजना पड़ेगा कि रैम भाई साहब एक काम करो। और नहीं, सॉरी भाई साहब कहां बोल दिए, बहन जी बोलना पड़ेगा। ओके, ब्रो बोल देते हैं। ब्रो वर्ड इज लाइक, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, लड़कियों को भी ब्रो बोल सकते हैं, लड़कों को भी ब्रो बोल सकते हैं। तो रैम ब्रो, I want the data on address 500. ओके फाइन, डेसिमल में है बट आप इंटरनली कन्वर्ट करा लो। बट हाउ, कैसे ये सीपीयू इस रैम तक एड्रेस भेजेगा 500? इसके लिए यहां से यहां तक जाती है एक एड्रेस बस। रैम ब्रो, आई एम सेंडिंग एन एड्रेस थ्रू दिस बस 500, कैन यू प्लीज गो टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस? रैम ब्रो, मैं एड्रेस बस के थ्रू एक एड्रेस भेज रहा हूं, तुम उस एड्रेस पे जाके मेरा काम कर दो। अब क्या काम करोगे? रैम ब्रो विल आस्क व्हाट शुड आई डू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट मी टू डू। तो सीपीयू बोलेगा, अरे रुको भाई साहब, हम बता ही रहे हैं, ठहरो जरा। उसके लिए दो सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल यहां से यहां जाते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल किसका पार्ट होंगे? कंट्रोल बस का पार्ट होंगे। दो सिग्नल हैं, एक है रीड और एक है राइट। सीपीयू क्या करेगा, जो ऑपरेशन उसको एड्रेस 500 पर परफॉर्म करने का है वो ऑपरेशन इनेबल कर देगा। इनेबल करने का मतलब, लाइन इनेबल करने का मतलब उसमें 1 सेंड करने का। लाइन इनेबल करने का मतलब उसको 1 कर देने का। तो या तो रीड 1 होगा या राइट 1 होगा। सीपीयू इंटरनली इन दोनों में से एक को 1 कर देगा। आप बोलोगे सर दोनों 1 हो गए तो? अब कैसी बात करते हो यार, ये है मेरी ट्यूबलाइट, ये बंद भी हो सकती है चालू भी हो सकती है। बताओ बीच का रास्ता बताओ जिसमें वो बंद भी रहे और चालू भी रहे। यार कैसा बात करते हो तुम? सीपीयू है, डिजाइन है, आर्किटेक्ट है। इतना पैसा कोई आर्किटेक्ट अगर लेगा तो ऐसी ग्लिच के लिए तो नहीं लेगा कि ऐसी मुश्किल आ जाए कि रीड राइट दोनों एक साथ सीपीयू चालू कर दे। ऐसा तो सीपीयू ना बनाएगा। अगर बनाएगा तो तुम जैसे लोग जाके उसको पीट के आएंगे, उसके घर पे बराबरी से प्रसाद दे के आएंगे, बराबरी से प्रसाद दे के आएंगे। अगर किसी दूसरी सिटी में है तो वहां तक जाके पीट के आएंगे। ऐसा कंप्यूटर बनाते हो तुम, इतना ग्लिच वाला, हमारा नाम बर्बाद कर दिया तुमने। तो ऐसा नहीं होगा, या तो रीड इनेबल होगा या राइट। अगर रीड इनेबल है तो मतलब रीड करना है, रैम को समझ में आएगा कि मेरे को एड्रेस 500 पे जाके ये जो डेटा है इसको रीड करके सीपीयू पे भेजना है। पर सीपीयू पे कैसे भेजे? मेरे पास तो कोई मोबाइल फोन ही नहीं है। अरे सीपीयू के अंदर मोबाइल फोन का जरूरत है? यहां से एड्रेस बस जाएगी, नहीं, डेटा बस सर। डेटा बस जो है उसके थ्रू ये डेटा भेज देगा रैम, किसको? सीपीयू को। तो डेटा बस के थ्रू डेटा सीपीयू तक पहुंच गया। अब अगर सीपीयू ने कहा कि मेरे को तो राइट करने का है, रैम ब्रो आई एम सेंडिंग एन एड्रेस थ्रू दिस एड्रेस बस, इस एड्रेस बस के थ्रू मैं एक एड्रेस भेज रहा हूं, ये रहा। रैम को बोला गया कि उसको राइट करना है। अब राइट करना है मतलब उस एड्रेस पे जाके कुछ तो लिखना है।
क्या लिखना है, रैम पूछेगा, ए भाई डेटा देना रे बाबा, डेटा देना। तो सीपीयू क्या करेगा, अच्छा रुको हम पहले डेटा देते हैं। तो सीपीयू पहले एड्रेस भेजेगा, फिर डेटा भेजेगा कि देखो इस एड्रेस 500 पे जाके ये वाला डेटा है, ये डेटा को लिख दो। तो लिखने के पहले एक राइट सिग्नल इनेबल कर देगा सीपीयू। ठीक है, तो तीन चीजें होंगी, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजा, डेटा बस के थ्रू डेटा भेजा, और फिर राइट को इनेबल कर दिया। रैम को पता चला कि मेरे पास राइट इनेबल्ड आया है, उसने ये एड्रेस बस से एड्रेस उठाया, उस एड्रेस पे गया, डेटा बस से डेटा उठाया, उसको वहां पे जाके लिख दिया। इसको बोलेंगे मेमोरी राइट। बट अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि डेटा बस का काम दोनों तरफ डेटा ले जाने का है। मेमोरी से अगर रीड कर रहे हैं तो डेटा सीपीयू तक जाएगा, मेमोरी पे राइट कर रहे हैं तो डेटा सीपीयू से मेमोरी पे आएगा, एक ही बस वही काम करेगी। ठीक है, बट एड्रेस बस हमेशा सिर्फ एड्रेस को सीपीयू से रैम तक ही लेके आती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सेस के बारे में, मेमोरी एक्सेस के बारे में, जो मैंने आपको बताया रीड और राइट दोनों के बारे में, रीड और राइट दोनों के बारे में। तो मैंने आपको अल्टीमेटली समझा दिया है कि मेमोरी एक्सेस कैसे होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस के थ्रू। समझ में आया कि बच्चा, समझ में आया या नहीं? जिन लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है कंसंट्रेट करते रहिएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर पार्ट थोड़ा लेट से समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी जनरेट करना है, और उसके लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो इधर उधर का एक क्वेश्चन यहां से गलत फंस गया कि आप फिर गए। इसीलिए थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें समझना जरूरी है, इसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, बट वो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत के लिए आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कंजूसी करोगे, नहीं करोगे ना? करोगे यार, कभी तो सुधर जाओ, कभी तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। अब बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। मैंने दो कंपोनेंट बताए थे कि ऐसे दो कंपोनेंट और हैं जिनके बारे में हमें समझना है। एक सिस्टम बस के बारे में बताया, दूसरा है सीपीयू के रजिस्टर्स। होते क्या है सीपीयू के रजिस्टर? सुना तो होगा आप लोगों ने रजिस्टर्स के बारे में, है ना? सीपीयू रजिस्टर्स ना छोटे छोटे स्टोरेज होते हैं सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर सर ऑलरेडी हमारे पास रैम है 8 GB 10 GB, हाँ। फिर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज भी है, इंटरनल स्टोरेज फोन में जो आता है वो, या फिर हार्ड डिस्क एसएसडी आती है आपके लैपटॉप में, वो भी अच्छी खासी जीबीज में होती है, 1 TB 2 TB की भी होती है आजकल। उसके अलावा फिर ये ऐसी छोटी छोटी स्टोरेज यूनिट की जरूरत क्या है? ऐसी छोटी छोटी स्टोरेज की जरूरत क्या है? ये जरूरत इसलिए है क्योंकि जब सीपीयू कहता है कि हम एक एक इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर लाएंगे रैम से उठा के और उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आता है तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत लगती है, और उन छोटी छोटी चीजों को स्टोर करने के लिए छोटी छोटी मेमोरीज लगी रहती हैं। अब छोटी मेमोरीज मतलब क्या? पुराने सीपीयूज में ये रजिस्टर्स या छोटी मेमोरीज का साइज होता था, एक मेमोरी 8 बिट की, ऐसी 10 12 20 25 छोटी छोटी मेमोरीज लगी होती हैं अलग अलग कंटेंट को स्टोर करने के लिए। फिर बड़े दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम आए तो एक एक रजिस्टर या एक एक छोटी छोटी मेमोरी ऐसी सीपीयू के अंदर 16 बिट की होगी, फिर 32 बिट की, 64 बिट तक भी चली गई। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। घर में खाना स्टोर करने के लिए आपके पास बड़े बड़े बर्तन होते हैं जहां पे आप खाना बनाते हो, जिनमें आप खाना बनाते हो, होते हैं ना? कढ़ाइयाँ होती है, तपेली होती है, पतीला जिसको भी आप बोलते हो, बड़े बर्तन होते हैं ना घर में खाना बनाने के लिए। हाँ, तो फिर आप प्लेट क्यों लगाते हो? आपके घर में छोटी वाली बोल क्यों होती है, कटोरी जिसको आप बोलते हो, छोटी कटोरी क्यों होती, छोटा प्लेट क्यों होता है? क्यों? ताकि आप खाना जब खाएं तो उसे सर्व करें बड़े बड़े बोल से या बड़े बर्तन से, और फिर लेके और खा पाए। एक कटोरी से काम चल जाएगा? नहीं, मल्टीपल चाहिए। क्यों चाहिए? हर किसी को अलग अलग खाने के लिए चाहिए ना। बहुत सारी, अब हो सकता है हमारे घर में 3 टाइप की सब्जियां या करी बनी है, एक मिठाई बनी है, और मल्टीपल करीज को रखने के लिए मल्टीपल हमें क्या चाहिए? छोटे 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 बोल्स चाहिए। होता है ना घर में, कभी कभी अगर बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो हमारे पास छोटे छोटे बोल्स लगते हैं ना, खीर रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए, करी रखने के लिए,
रायता रखने के लिए लगते हैं। बट क्यों इतने सारे, क्यों सबको एक साथ मिक्स करके बड़े में डाल दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही रीजन है बच्चा, सेम रीजन है कि जब सीपीयू काम करता है, इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन करता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को या और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रजिस्टर सीपीयू में लगते हैं, ताकि सीपीयू का एग्जीक्यूशन जो है वो सही तरीके से कैरी आउट हो जाए। और ये ऐसे छोटे छोटे मेमोरीज को हम बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। तो सीपीयू के अंदर स्मॉल मेमोरीज लगी होती हैं ताकि सीपीयू अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कैरी आउट कर पाए। अब ये जो छोटी छोटी मेमोरीज जो होती हैं उन्हें बोलते हैं रजिस्टर्स, और ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस। मतलब कि सीपीयू के अंदर भी दो कैटेगरी के रजिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जिनमें कोई भी जनरल डेटा हम रख सकते हैं किसी भी टाइम पे। फिर होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जिनमें सिर्फ स्पेशल डेटा ही या स्पेशल कंटेंट ही रखा जाता है। अब ये ऐसा डिस्टिंग्विश क्यों सर? ये तो आपने को अपनी मम्मी से भी पूछना पड़ेगा कि जब गेस्ट आते हैं तो उनके चाय के कप अलग से और मेरे वाले अलग से, ऐसा क्यों मम्मी? जब गेस्ट आते हैं तो उनके बिस्किट अलग से और मेरे वाले बिस्किट अलग से, क्यों मम्मी? जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बेडशीट्स और सोफा कवर डिफरेंट और हमारे लिए डिफरेंट, ऐसा क्यों मम्मी? ऐसा होता है क्योंकि आप जनरल पर्पस हो, गेस्ट स्पेशल पर्पस है। सेम चीज है यहां भी। तो होता क्या है ना एक्चुअली, कि जब सीपीयू में डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है तो सीपीयू में डेटा को स्टोर करने के लिए या कंटेंट को स्टोर करने के लिए देखना पड़ता है कि ये कंटेंट किस टाइप का है। क्या ये बहुत स्पेशल है तो उसको स्पेशल पर्पस रजिस्टर में रखो, नॉर्मल वाला है कोई भी कहीं भी रखा जा सकता है तो जनरल पर्पस रजिस्टर में रखो। अब स्पेशल डेटा क्या होता है, स्पेशल कंटेंट क्या होता है? अब स्पेशल कंटेंट ऐसा है जो एक्चुअली प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ाने में मदद करता है, वो स्पेशल पर्पस हुआ। अब ऐसे ना जो भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर है उनका काम स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड मतलब एक रजिस्टर अगर हमने किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया तो ये इसी पर्पस के लिए ही यूज होगा, दूसरे के लिए नहीं हो सकता, उसी के लिए ही होगा, सेम टू सेम। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स जो है, जो कंटेंट स्टोर करेंगे उसका जो स्पेशल पर्पस है वह उसी पर्पस के लिए ही वो रजिस्टर रहेगा हमेशा। अगर किसी रजिस्टर में XYZ कोई डेटा है स्टोर्ड रहना है तो उसमें वही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। जनरल में आप कुछ भी जनरल डेटा जो चाहिए वो रख सकते। जनरल पर्पस रजिस्टर को GPRs भी बोलते हैं। और ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, इस पूरे कोर्स में हम इनको डिनोट करने के लिए कुछ ऐसे लिखेंगे, G1 G2 सॉरी R0 R1 R2 R3, इस तरीके से। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की बात करें तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हमारे पास होते हैं ये सारे। एक एक्यूमुलेटर नाम का होता है, एक प्रोग्राम काउंटर होता है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं इसको, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर। ये सारे कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं जो हर किसी सिस्टम में होते हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर का काम क्या है? एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जब ALU तो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें हम दो इनपुट देते हैं, ये दो इनपुट पे ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर करता है रिजल्ट जनरेट। तो जो भी रिजल्ट जनरेट करता है ALU, ये जाता है सबसे पहले एक्यूमुलेटर के। बेसिक रूल है। फिर एक्यूमुलेटर से वो जहां भी आप कॉपी करना चाहते हो जा सकता है, किसी रजिस्टर में कॉपी करना है, मेमोरी पे जाके कॉपी करना है, कहीं भी करना है कर सकते हो। ये है बेसिक रूल एक्यूमुलेटर का। कुछ आर्किटेक्चर्स ऐसे होते हैं कंप्यूटर के, वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, हम ALU में दो इनपुट जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं उनमें से एक इनपुट को हम एक्यूमुलेटर से ही देना चाहते हैं, दूसरा ओपन रखना चाहते हैं कि जहां से लेना चाहें ले सकते हैं, बट दो इनपुट में से एक इनपुट एक्यूमुलेटर से ही आएगा। तो फिर एक इनपुट एक्यूमुलेटर से, दूसरा कहीं से भी, और रिजल्ट तो एक्यूमुलेटर में ही जनरेट होगा पहले। तो ये देखो क्या लिखा है, यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU, ये रहा। एंड समटाइम्स वन ऑफ द ऑपरेंड फॉर ALU2, एक इनपुट ऑपरेंड जो ALU में जा रहा है उसको भी स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर काम आ सकता है। दो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं बेस्ड ऑन कि ALU में इनपुट कहां से आता है। दोनों आप कहीं से भी लो, कोई डिसाइड नहीं है, बट रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आए। यहां पे एक कहीं से भी लो चलेगा, दूसरा एक्यूमुलेटर से ही आना चाहिए, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। फिर
ये जो अलग अलग मैंने बताया कि इनपुट कहां से आ रहा है एएलयू में, उसके बेसिस पे अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं। एक बेसिक आइडिया बस यहां पे लेंगे, इसका बहुत ज्यादा हमें जरूरत है नहीं कॉन्सेंट्रेट करने की। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर कहता है कि एएलयू में एक इनपुट एक्यूमुलेटर से आएगा, दूसरा आएगा या तो किसी जनरल पर्पस रजिस्टर से या फिर मेन मेमोरी रैम से, जहां से भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। बस बता दो सिस्टम को कि कहां से लेना है। और रिजल्ट कहां जनरेट होगा? एक्यूमुलेटर का सबसे पहले, एएलयू का सबसे पहले एक्यूमुलेटर में, फिर वहां से जहां ले जाना चाहो वहां ले जा सकते हो। यह है एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। फिर आता है रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है कि हमारा एएलयू दो इनपुट लेगा, वो दोनों के दोनों जनरल पर्पस रजिस्टर से ही आने चाहिए। कोई भी दो जीपीआर आप स्पेसिफाई कर दो कि पहला इनपुट यहां से आ रहा है, दूसरा यहां से आ रहा है, बट आएगा रजिस्टर से ही, किसी भी दो रजिस्टर से। एएलयू में आप डायरेक्टली इनपुट कहीं मेमोरी से नहीं दे सकते, आएगा जनरल पर्पस रजिस्टर से ही। तो अगर इनपुट मेमोरी में है और हमें एएलयू में उन्हें प्रोसेस कराना है तो पहले जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा, क्योंकि एएलयू पे तो डायरेक्टली इनपुट जीपीआर से ही जाएगा। फिर है रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर। रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर नाम से ही समझ में आ रहा है, हम और फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं इनपुट्स में। पहला इनपुट फिक्स्ड है, रजिस्टर से ही आएगा, जनरल पर्पस। दूसरा इनपुट हमने ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो जनरल पर्पस रजिस्टर से ले लो, आप चाहो तो मेमोरी से ले लो, जहां से आप लेना है ले सकते हो। रिजल्ट जनरेट होगा एक्यूमुलेटर में ही। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा कि भाई साहब ये पहला वाला इनपुट जनरल पर्पस रजिस्टर से आपने लिया था, ये फिक्स कर दिया था, सेकंड में फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, इस बार हम दोनों इनपुट में फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। दोनों इनपुट में फ्लेक्सिबिलिटी देंगे मतलब इस बार एएलयू के दोनों इनपुट आप या तो जनरल पर्पस रजिस्टर से ले सकते हो या मेमोरी से। चार ऑप्शन आपके बन जाएंगे यहां पे कि दोनों जनरल पर्पस रजिस्टर से या दोनों मेमोरी से, फर्स्ट वाला जीपीआर दूसरा मेमोरी से, फर्स्ट मेमोरी दूसरा जीपीआर से। ऐसे चार अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं, बट कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। दैट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है। फिर एक होता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ओल्ड है और अब सिलेबस में भी नहीं है और ना ही स्टडी में है। ये बोलता था कि हमको दोनों इनपुट जो आने हैं एएलयू के अंदर, वो दोनों आने हैं स्टैक से। एक डेटा स्टैक होता था मेन मेमोरी के अंदर, वहां से। ये कैसे काम करता है, क्यों स्टैक कैसा है, कहां से आएंगे, दोनों एक एक करके आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये सब कुछ हमें नहीं जानना, बिल्कुल ही नहीं जानना। बस इतना ही समझ लो, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर है जिसमें दो इनपुट मेन मेमोरी के स्टैक से आते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानना आपको। बढ़ते हैं आगे अलग अलग रजिस्टर्स में से। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है? प्रोग्राम काउंटर कहता है कि हमारा जो ये रजिस्टर है, इसमें हम अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखते हैं। अब सर ये क्या होता है? सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, मेन मेमोरी रैम के अंदर रखे होते हैं इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम समझ लो। प्रोग्राम में ढेर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना। पहला इंस्ट्रक्शन I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, इस तरीके से। लेट्स से इनका एड्रेस अगर देखा जाए, एक एक इंस्ट्रक्शन दो दो एड्रेसेस पे स्टोर्ड है, तो 500 और 501 पे इंस्ट्रक्शन 1 स्टोर्ड है, 502 और 3 पे I2 स्टोर्ड है, 504 और 5 पे I3, 6 और 7 पे I4 एंड सो ऑन। अब अगर मैंने कहा कि I2 सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बताओ सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि I2 के इंस्ट्रक्शन के बाद मेरे को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहां से मिलेगा? उसके लिए सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर। व्हेन I2 is executing in CPU, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन I3 का एड्रेस 504। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा
तो सीपीयू इसको 504 को यूज करेगा, यहां जाएगा, i3 को उठा ले आएगा। जैसे ही i3 सीपीयू के अंदर गया तो इसका मतलब है कि भैया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए चले गया। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए चले गया तब ये सीपीयू बोलेगा चलो अब हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अगले इंस्ट्रक्शन के लिए अपडेट करनी है। तो i3 जैसे ही सीपीयू के अंदर गया तो पीसी की वैल्यू 506 पे पहुंच जाएगी कि जैसे ही i3 एग्जीक्यूट होगा ये इसकी वैल्यू 506, तो सीपीयू क्या करेगा, i3 के एग्जीक्यूशन के एंड में देखेगा कि पीसी की वैल्यू क्या है 506, चलो 506 पे एक इंस्ट्रक्शन रखा है मेमोरी में, उसको उठा ले आते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है सीपीयू के अंदर उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है ताकि सीपीयू जो है सीक्वेंसिंग प्रोग्राम की सीक्वेंसिंग कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए एक एक करके मेमोरी से उठा के। अब आपको दिमाग में आएगा सर ये सीपीयू को पहले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां से मिलता है। कोई भी प्रोग्राम अगर सीपीयू में आता है एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसका पहले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सीपीयू को कैसे मिलता है, तो उसका एड्रेस मिलता है सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब आपको आ जाएगा दिमाग में चक्कर, है ना, आ गए चक्कर। तो एक बात बताता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा ना आपको या आपने कभी पढ़ा होगा तो कंटेक्स्ट स्विच नाम की चीज होती है कि एक प्रोग्राम रुका और दूसरा रन करने गया। तो जब कंटेक्स्ट स्विच होता है ना तो क्या होता है, अगर लेट्स से ये वाला प्रोग्राम रन होने आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम काउंटर है उसको वहां पे पीसी में जाके सीपीयू के अंदर कॉपी कर देता है, फिर बोलता है ओएस कि चलो अब सीपीयू इसको रन करो। तो फिर सीपीयू पहले इंस्ट्रक्शन से सेकेंड थर्ड फोर्थ सीक्वेंस में रन करते रहता है, इस तरीके से काम करता है। फिर आता है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अभी मैंने कहा कि एक एक इंस्ट्रक्शन को उठा उठा के सीपीयू के अंदर ले जाना पड़ता है ना। तो सीपीयू अगर i2 को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने अंदर लाया तो इस इंस्ट्रक्शन को बड़े इज्जत के साथ में एक बड़े अच्छे से सिंहासन पे बिठाया जाता है कि आओ साहब आपका स्वागत है, आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू अंदर लेके जाता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए उसको रखने के लिए एक आईआर रजिस्टर होता है ताकि सीपीयू को पता रहे कि मेरे को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का है अब। तो उसके लिए सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है, सिर्फ करंट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू फेच करके लाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में आता है, उसको स्टोर करने के लिए यूज में आता है। आईआर यूज टू स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन। फिर आता है एक स्टैक पॉइंटर। कुछ तो होता है ये, मेमोरी के अंदर एक स्टैक इंप्लीमेंट होता है जो हर एक प्रोसेस का अपना होता है, एक स्टैक होता है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो वहां मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल्स और एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो ये जो स्टैक होता है इसका काम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप की ऑपरेशन परफॉर्म करना। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको पॉइंट कराना होता है हमें। तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है ना एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। जब सीपीयू कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको स्टैक के एक्सेस की जरूरत पड़े तो इसके लिए ना सीपीयू इसका पॉइंटर रख लेता है एक एसपी नाम के रजिस्टर में कि भैया आखिरी वाला इंसर्शन कहां हुआ है उसका टॉप का एक्सेस मेरे को दे दो। तो ये जो स्टैक पॉइंटर है सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है विच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक इन द मेमोरी। फ्लैग रजिस्टर आता है। ये फ्लैग रजिस्टर क्या करता है देखो बता देता हूं मैंने अभी तक एएलयू थोड़ा आधा अधूरा बताया आपको। एक्चुअली होता क्या है, ये एएलयू 2 इनपुट लेता है। कहां से लेगा, आर्किटेक्चर के बेसिस पे लेगा। रजिस्टर से आएंगे, मेमोरी से आएंगे, रजिस्टर या मेमोरी से आएंगे, किस टाइप से आएंगे आर्किटेक्चर डिसाइड करेगा, हमको मतलब नहीं, बट आएंगे जरूर। 2 इनपुट आए, उन पे एएलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट मिल गया। अब ये रिजल्ट जनरेट हुआ एक्यूमुलेटर में, ठीक है, बट इस रिजल्ट का ना स्टेटस चेक होता है कि ये रिजल्ट 0 है या नहीं, ये रिजल्ट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये रिजल्ट अगर एडिशन था या सब्ट्रैक्शन था या मल्टीप्लिकेशन था तो क्या इसमें कोई कैरी तो नहीं आई। इस टाइप का स्टेटस भी एएलयू जनरेट करता है और उसको अलग से एक रजिस्टर में स्टोर करते हैं जिसको हम फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। अब इसमें क्या है ना, फ्लैग रजिस्टर में एक एक टाइप के स्टेटस के लिए एक एक बिट होती है। एक बिट होती है 0 के लिए, एक बिट होती है साइन के लिए, एक बिट होती है कैरी के लिए, इस तरीके से कि आंसर 0 है या नहीं। जो भी करंट एएलयू ऑपरेशन हुआ है उसका आंसर 0 है या नहीं, उसका जो स्टेटस है यहां रहेगा। साइंड है ये मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसकी चीज यहां रहेगी। कैरी हुआ या नहीं हुआ उसकी इंफॉर्मेशन यहां रहेगी। तो उससे क्या होगा, इनको चेक करके हम कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
इन सिस्टम में हम अगर कंडीशन चेक करते हैं ना, कौन सी वाली, जैसे इफ एल्स की कंडीशन हम लगाते हैं, फॉर वाइल की कंडीशन जो लगाते हैं ना, वो यहां से चेक होती है कि ये फ्लैग सेट हो गया या नहीं हुआ, या फ्लैग की वैल्यू 0 है या 1 है, उसके बेसिस पे कंडीशन चेक होती है। अब कैसे होती है इतना डिटेल नहीं जानना, बस होती है। तो ये फ्लैग किसके लिए यूज में आते हैं? कंडीशन चेकिंग के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, ओके। अब एक आता है एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एआर या एमएआर। दो दो अलग अलग नाम है, काम एक ही है। ये रजिस्टर का काम होता है सिर्फ इतना कि एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी तक एड्रेस भेज दे, सेंड द एड्रेस टू मेमोरी। कैसे काम करता है थोड़ी देर में बताता हूं। फिर आता है एक डेटा रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या करता है? अब डेटा रजिस्टर का काम ना दो तरीके का है, या तो मेमोरी पे एड्रेस भेजने का काम है, सॉरी मेमोरी पे डेटा भेजने का काम है, या मेमोरी से डेटा लेने का काम है। दोनों काम ये करता है। अभी देखो मैं वापस से आप लोग को बताता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एड्रेस बस जो है वो मेमोरी तक एड्रेस लेके जाती है ना? आप लोगों ने बस में ट्रेवल किया है कभी? डिड यू ट्रेवल इन द बसेस? कोई भी पब्लिक बसेस होती होंगी ना आपके सिटी में, मेरे सिटी में भी है, आई लिव इन बैंगलोर, और वहां भी यहां पे भी पब्लिक बसेस चलती है, पर मेरे घर पे नहीं आती, वो थोड़ी दूर तक आती है, बस स्टॉप तक आती है। आपके यहाँ पे ऐसा होता है? आपकी बसेस घर पे लेने आती है आपके घर के जस्ट गेट के सामने से? नहीं ना, बस स्टॉप रहता है, कोई तो वहां से आएंगी। तो यहां भी ना ऐसा ही है। एक बस है जो एड्रेस को सीपीयू से लेके मेमोरी तक लेके जाती है ना? अब ये जो बस है ये है एड्रेस बस। ये जो एड्रेस बस है ये इसका बस स्टॉप है एड्रेस रजिस्टर। मतलब अगर सीपीयू को कोई भी एड्रेस भेजना है, सीपीयू को कोई भी एड्रेस भेजना है इस एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी तक, तो वो पहले एआर में आएगा, वहां से कनेक्टेड है एड्रेस बस, वहां पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली डेटा का आदान प्रदान भी करना है तो डेटा रजिस्टर यहां पे लगता है। ये डेटा रजिस्टर का काम क्या है? डेटा रजिस्टर का काम है कि अगर मेमोरी रीड हुई, मेमोरी ने डेटा भेजा, तो पहले वो डेटा बस के थ्रू कहां आएगा? डेटा रजिस्टर में आएगा। उसके बाद सीपीयू उसको कहीं भी अपने अंदर कॉपी करा सकता है। सिमिलरली अगर राइट करना है मेमोरी में तो सीपीयू का डेटा सबसे पहले डीआर में आएगा और फिर वहां से इस डेटा बस के थ्रू यहां पहुंचेगा। तो डेटा बस का काम क्या है? डेटा बस का काम है डेटा को कैरी करवाना, बट कहां से? सीपीयू से यहां या यहां से सीपीयू तक। बट उस केस में ये रजिस्टर जो है वो डेस्टिनेशन बनेगा या सोर्स बनेगा फॉर दिस डेटा बस। ये डेटा रजिस्टर का काम है, याद रखिएगा। तो कभी भी कोई डेटा मेमोरी तक भेजना है तो पहले वो डीआर में कॉपी होना चाहिए, फिर वहां से वो जाएगा। इस डीआर का जो फुल फॉर्म है डेटा रजिस्टर या एमडीआर भी बोलते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। कहीं कहीं पे इसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, एमबीआर, है ना? नाम अलग अलग है, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, काम एक ही है। फिर आता है एक माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन क्या कहता है? माइक्रो ऑपरेशन चीज ये होती है कि जब कोई मेरा सीपीयू डिजाइन होता है तो मेरा सीपीयू ना एक पूरा ऑपरेशन एक साथ नहीं कर पाता। माई सीपीयू कैन नॉट डू वन कंप्लीट ऑपरेशन इन सिंगल स्टेप। क्यों सर? क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा होता है। अगर आपने बोला सीपीयू चलो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी सीपीयू एक बार में नहीं कर पाता है, उसको छोटी छोटी स्टेप्स लगती है। अच्छा, ऐसा भी होता है सर? चलो मैं एक छोटा सा ऑपरेशन आपको देता हूं। आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, ऐप का नाम है अनअकैडमी लर्नर ऐप। कोई काम अभी नहीं करना जरूरी नहीं है, कर सकते हो, बट एक छोटा सा काम है, ऑपरेशन है इंस्टॉल अनअकैडमी लर्नर ऐप। ये पूरा ऑपरेशन है। क्या इस ऑपरेशन को आप एक पर्टिकुलर स्टेप में कर सकते हो? नहीं, छोटी छोटी ढेर सारी स्टेप्स लगेंगी। कैसे? आप पहले अपना फोन उठाओगे, फिर अनलॉक करोगे, फिर अपने गूगल या फिर आपका जो भी एंड्रॉइड फोन है या एप्पल का आईफोन है, जो भी कोई फोन है, उसके प्ले स्टोर पे जाओगे, फिर वहां पे सर्च करोगे अनअकैडमी लर्नर ऐप, एंटर करोगे, फिर पेज खुलेगा, फिर क्लिक करोगे लर्नर ऐप पे इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल करने के टाइम पे हो सकता है कुछ परमिशन मांगे तो उसको यस नो करोगे। इंस्टॉल करने पे हो सकता है कि कोई ऑथराइजेशन मांगे तो वो पासवर्ड या फिर अपना फेस आईडी दिखाओगे। तो क्या आपने लर्नर ऐप डाउनलोड करने में एक ही बार में काम हो गया? नहीं, छोटी छोटी बहुत सारी स्टेप्स लगी ना। इसको क्या कहते हैं? ये जो छोटी छोटी एक स्टेप लगी है, उस एक स्टेप को आपने कहा माइक्रो ऑपरेशन। क्या कहा? माइक्रो ऑपरेशन।
कंप्यूटर सिस्टम में भी ऐसा ही होता है बच्चा। अगर सीपीयू कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उस एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए छोटे 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 बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक एक स्टेप में एक ऑपरेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सीरीज ऑफ ऑपरेशन के थ्रू एक पूरा सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब ये छोटा, सबसे छोटा ऑपरेशन जो है, जो सीपीयू एक बार में परफॉर्म कर सकता है, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। अब ये सीपीयू अगर परफॉर्म कर रहा है माइक्रो ऑपरेशन, तो उसका कंटेंट कहां से आएगा? कोई भी ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करेगा तो उसका डेटा कहां रहेगा? रजिस्टर्स में, क्योंकि सीपीयू के अंदर तो सारा डेटा रजिस्टर के अंदर ही होता है ना। तो अगर रजिस्टर इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स किसी एक छोटे माइक्रो ऑपरेशन में होना पड़ेगा रजिस्टर को इन्वॉल्व, तभी तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सीपीयू के अंदर सारा ही तो डेटा रजिस्टर के अंदर होता है। तो अगर रजिस्टर इन्वॉल्व है तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है: द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड ऑन वैल्यूज स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स आर नोन एज माइक्रो ऑपरेशन। छोटे छोटे इन माइक्रो ऑपरेशन को कैसे डिनोट किया जाए, इसके लिए कुछ छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं जो मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर ट्रांसफर। एक मेरा काम है कि मुझे एक रजिस्टर R2 की वैल्यू को R1 में कॉपी कराना है। अगर रजिस्टर R2 की वैल्यू को R1 में कॉपी कराना है तो इसको आप डिनोट करा सकते हो इस तरीके से, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखो, याद रखो, समझो इस चीज को कि अगर R2 की वैल्यू R1 में कॉपी हुई है तो R1 की अब नई वैल्यू आ जाएगी। R1 में नई वैल्यू आ जाएगी जो R2 में थी, बट R2 की वैल्यू इरेज नहीं होगी, वो एज इट इज एग्जिस्ट करेगी। तो R2 की वैल्यू जो भी है, चाहे 5, 10, 15, 20 जो भी है, वो R1 में भी कॉपी हो जाएगी, R2 में तो वो है ही। याद रखिएगा, ट्रांसफर का मतलब इट्स अ कॉपी, कॉपी पेस्ट है, कट पेस्ट नहीं है। फिर आता है मेमोरी ट्रांसफर। तो मेमोरी ट्रांसफर का मतलब, या तो मेमोरी ट्रांसफर में मेमोरी रीड होगा या राइट होगा। अब मेमोरी रीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बड़ा सिंपल सा फंडा है। मेमोरी से रीड करना है कंटेंट को, तो मेमोरी से रीड करना है तो डेटा कॉपी कहां पे होगा? सीपीयू के अंदर होगा। सीपीयू में कहां कॉपी होगा? किसी न किसी रजिस्टर में होगा, ऑफ कोर्स। तो कंटेंट कहां से कहां जाएगा? मेमोरी से रजिस्टर पे जाएगा। तो अगर रीड ऑपरेशन को डिनोट करना है तो मेरे को यहां पे एक रजिस्टर का नाम लिखना पड़ेगा, किस रजिस्टर में मैंने कॉपी किया, और इधर से मेमोरी का स्पेसिफिक एड्रेस लिखना पड़ेगा कि किस एड्रेस से मैं मेमोरी से कॉपी करा रहा हूं कंटेंट। क्योंकि मेमोरी तो 4 GB 8 GB का कंटेंट एक 32 बिट के रजिस्टर में कैसे लिख दोगे? नहीं हो पाएगा। एक ही कंटेंट आएगा रजिस्टर के अंदर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टेक्निकली? यहां तो आप किसी रजिस्टर का नाम लिख दो, लेट्स से मैंने DR डेटा रजिस्टर का नाम लिखा। फिर यहां पे राइट साइड में आप ऐसे लिखोगे, अगर आप कंटेंट मेमोरी से एक्सेस करते हो तो लिखोगे कैपिटल M और ब्रैकेट के अंदर एड्रेस। अब इस एड्रेस को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? मैं दोनों तरीके यहां पे बता देता हूं। या तो आप एड्रेस डायरेक्टली लिख दोगे, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 1000, 2000, 3000 जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखी हो, या फिर एक और तरीका होता है कि आप डायरेक्ट मेंशन ना करते हुए इनडायरेक्ट मेंशन कर दो कि भैया एड्रेस रजिस्टर एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में मेमोरी के अंदर, इस रजिस्टर में मेमोरी के अंदर, या इस रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस रखा हुआ है, इस रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस रखा हुआ है, और वो जो एड्रेस है उस एड्रेस को यूज करो, मेमोरी पे जाओ, एक्सेस करो कंटेंट, वहां उस एड्रेस पे जो भी डेटा है उसको DR में ले आओ। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप मेमोरी रीड को। अच्छा, राइट ऑपरेशन होता तो? अगर राइट ऑपरेशन होता तो क्या करते? राइट ऑपरेशन में जस्ट ऑपोजिट काम हो जाता। ऑपोजिट मतलब कि कंटेंट ट्रांसफर होता कहां से? किसी रजिस्टर से मेमोरी एड्रेस पे। उल्टा हो जाता ना, राइट करना है मेमोरी के अंदर कॉपी करना है। अब इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने डेटा रजिस्टर की वैल्यू को कॉपी कराया मेमोरी के अंदर। अब एड्रेस आप यहां भी वैसे ही दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो एड्रेस लिख दो डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए कि एड्रेस 5, 10, 15, 500, 600, 10,000, 5,000 जो भी, या फिर किसी रजिस्टर का मेंशन करो। अगर आप रजिस्टर मेंशन करोगे तो इसका मतलब है कि इस रजिस्टर में एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके आप मेमोरी पे एक्सेस कर लो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले
हर एक स्टेटमेंट का अगर आप मीनिंग समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। आपको ना बस इतना ही समझना है, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसका ज्यादा मतलब आपको समझने की जरूरत है नहीं। देखो क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, ये रहा, इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कंसीडर कर लिया हमने। आगे, हियर R1 एंड R2 आर जनरल पर्पस रजिस्टर। आप नहीं भी बताते ना तो हमको पता था कि R1 और R2 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। Assume that content of memory location 2000 is 32। मेमोरी में एक एड्रेस है 2000, लोकेशन है, उस पे वैल्यू 32 दे रखी है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब हमने ये समझा। फिर ऑल नंबर्स आर इन डेसिमल। ओके, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000 इज, मेमोरी लोकेशन 2000 पे क्या वैल्यू होगी जब ये पूरा प्रोग्राम चल जाएगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, R1 इक्वल टू #15। जब हैश लिखा जाए तो समझ लो कि ये वैल्यू है, वैल्यू है, एड्रेस या और कुछ नहीं, तो 15 है, R1 की वैल्यू होगी वैल्यू 15। फिर यहां लिखा है R2 में कॉपी करो मेमोरी लोकेशन 2000 का कंटेंट, तो 2000 पे जाओ, मेमोरी लोकेशन 2000 पे गए, क्या कंटेंट है 32, किस में आ जाएगा R2 में आ जाएगा, R2 की वैल्यू होगी 32। फिर लिखा है R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। पहले R2 माइनस 1 करो, 32 माइनस 15 किया 17 आया, 17 R2 में कॉपी कर दो, तो R2 की वैल्यू अब अपडेट हो गई 17 से। फिर लिखा R2 की वैल्यू मेमोरी लोकेशन 2000 पे कॉपी कर दो, R2 की वैल्यू क्या है अभी करंटली 17। कहां पे जाके लिखेंगे, मेमोरी में, किस एड्रेस पे 2000 पे, तो 2000 एड्रेस का कंटेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा 17 से। स्टॉप कर दो। क्या क्वेश्चन था, मेमोरी लोकेशन 2000 पे वैल्यू क्या आएगी 17, आंसर क्या आ जाएगा 17। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक चीज करनी है, एक स्टेटमेंट समझना है, उसको रन करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का ये सेशन हमारा खत्म हो गया है। कल से इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू होगा, वो है इंस्ट्रक्शन। इस माइक्रो प्रोग्रामिंग जो ये मैंने बताया था ना, ये इस माइक्रो प्रोग्रामिंग में बहुत पहले क्वेश्चन आया करते थे, वो सारे के सारे PYQs आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार में समझ में आ जाएंगे। नहीं आते हैं, सॉल्व कहां से करोगे, पहले ही मैं बता देता हूं। एक काम करना, COA स्पेस PYQ स्पेस विश्वदीप, ये आप टाइप करो, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें माइक्रो प्रोग्रामिंग पे जाओ, क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व कर लो। सारे क्वेश्चन एक करके मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, पूरा डिटेल में वीडियो बनाए हैं, टॉपिक वाइज सारे PYQs मिलेंगे पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, तो सॉल्व कर लो मेरे साथ में। जब आप पढ़ोगे PYQ भी बन जाएंगे। अगर रिवीजन कर रहे हो तो खाली क्वेश्चन का आंसर देख लेना एक बार, ताकि आपने अगर पहले PYQ सॉल्व किए हैं तो आपको रिकॉल हो पाए कि इसमें करना क्या था और इसमें क्या किया गया है। बस प्लेलिस्ट देख लेना, काम हो जाएगा। कल हम इंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे। एक और चीज, आज है फ्राइडे और अगले 2 दिन सैटरडे संडे मैं क्लास नहीं लूंगा, तो हमारा ये जो ब्रह्मास्त्र का नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा मंडे से हमारी जो सेशन की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 5:15 PM पे, और ये फिर हम रेगुलर क्लासेस चलाते रहेंगे मंडे से 5:15 PM पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सेशंस को एंजॉय करेंगे और जल्दी जल्दी इनको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये सारे लेक्चर्स एक साथ पूरे 20 डेज में पूरा COA जो है फिनिश करने को मिल जाए। अभी भी लास्ट दिन है आज। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, किसी भी चीज का अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो, प्लस आइकॉनिक या फिर डिस्टेंस लर्निंग या फिर 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो हमने कल ही लॉन्च किया है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि 4 ही महीने बचे हुए हैं। 4 महीने का सब्सक्रिप्शन हमने नया स्पेसिफिकली लॉन्च किया आपके लिए, ताकि आप लोग इसे एक्सेस कर पाएं। और ब्रह्मास्त्र प्लस बैच जो है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, उसे आप एक्सेस कर पाएं। कोड लगाइएगा VDEEP10 ताकि आपको सब्सक्रिप्शन में 20% का डिस्काउंट आज रात तक मिल पाए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप ये कोड लगाओगे आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊं, हेल्प कर पाऊं कि कैसे आप अपनी सब्सक्रिप्शन को यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा। जो इसे रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में, वो सब लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करके जाइएगा कि हाउ डिड यू लाइक इट। कल से हमारा सेशन जो है वो फुल फ्लेज चलेगा, और अगला जो सेशन है मंडे को, मंडे से, और मंडे को जो सेशन होगा उसमें हमें मैंने आपको
असाइनमेंट्स भी देने हैं। तो मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा, 8 10 15 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे उन सारे असाइनमेंट्स को आप सॉल्व भी करेंगे और उनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। इस वीडियो को और इस चैनल के कंटेंट को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में खूब सारा, ताकि वो लोग भी यहां आके और हमारे साथ जुड़ पाए और लर्निंग कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को सेशन जो भी इस चैनल पे हो रहा है उन सारे सेशंस को आप अटेंड कर पाए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।